Very good afternoon and welcome to my channel, that is Samadhan ICS. My name is Virender. I welcome all of you into my channel Samadhan ICS. My dear friends and students, I have started the series of current affairs earlier from October, uh, say on from October 26th. But I am unable to make it post on every day because of my poor health. I'm sorry for that, but still I request you, if you have any doubt from 1st of November to 6th of November, any of the news, so I request you kindly comment me on this today's video lecture. I will try to just sort it out whatsoever doubt that has been faced by you. But from today and from next days I will try to post the video on the current affairs on the regular basis. तो मैं रोज कोशिश करूंगा कि मैं इस पे वीडियो पोस्ट कर पाऊँ करंट अफेयर्स के ऊपर में। तो आज के जो करंट अफेयर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Today is 7th of November 2020. So there are a few important news information that has been covered by many sources. So first information from the this 14th page of the Hindu, that's a finance page. So इसमें क्या है कि जो Amazon वेब सर्विसेज है वो अब क्या इन्वेस्टमेंट करने वाले इंडिया में इतना पैसा $2.77 बिलियन ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। दैट्स वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया, फॉर एफडीआई। इंडिया की एफडीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आई होप आप लोगों को एफडीआई के बारे में पता होगा। मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। एफडीआई इट मींस इफ सम कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन द फिक्स्ड एसेट्स और दोज आर सम ऑफ इमूवेबल एसेट्स में अगर इन्वेस्टमेंट करती है। एक बड़ा ही बेसिक एग्जांपल है, हालांकि इसके बहुत बड़ा अपने आप में इसकी डेफिनेशन हो सकती है, बट मैं छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं आपको। अगर एफडीआई हुआ, किसी कंपनी ने कुछ इंडिया में या किसी भी कंट्री में एसेट्स खरीदे, उन एसेट्स को खरीदने के बाद में वो कंपनी रातों रात उन एसेट्स को नहीं बेच सकती, यानी 10 दिन 15 दिन में नहीं बेच सकती। इट विल टेक अगेन ईयर्स टू बिल्ड दोज एसेट्स। को बेचने में टाइम लगेगा, साल 2 साल 3 साल लगेंगे। तो कंपनी बेटर उनको खरीदने के बाद बेचने के उन्हीं एसेट्स से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि उस इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, दूसरा गवर्नमेंट का जो खर्चा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का वो कम होगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस भी मिलेंगे जिस किसी फॉरेन कंपनी से वो इन्वेस्टमेंट करेगी, प्लस में किसी ना किसी इंडियन कंपनी की उसमें भागीदारी होती है, क्योंकि एफडीआई 100% इंडिया में डायरेक्टली इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सोर्सेज से वैसे अभी नहीं की जाती है। तो ये एफडीआई इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर कोई इकोनॉमी एफआईआई पे रिलाई करती है, डेट्स फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे अगर रिलाई करते हैं, डेट्स नॉट गुड न्यूज फॉर दैट इकोनॉमी। क्योंकि एफआईआई का मतलब है कि वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट हो सकता है, फॉरेक्स एक्सचेंज, किसी में भी उसने इन्वेस्टमेंट किया, आज इन्वेस्टमेंट किया, टुमारो दे कैन टेक बैक देयर इन्वेस्टमेंट, इट मे बिकम द डिसइन्वेस्टमेंट फॉर द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में उस केस में अगर एफआईआई का हम ग्राफ देखेंगे तो बड़ा फ्लक्चुएटिंग फॉर्म में रहता है, तो दैट्स नॉट गुड न्यूज फॉर एनी इकोनॉमी। बट एफडीआई के ऊपर में रिलाई किया जा सकता है, इसीलिए कोई भी इकोनॉमी, जैसे इंडिया की इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी, इंडिया, ब्राजील, श्रीलंका वगैरह की जो इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, दे ऑलवेज ट्राई टू फोकस मोर ऑन एफडीआई बिकॉज इट इज समहाउ रिलायबल फैक्टर। बाकी पे रिलाई नहीं किया जा सकता पोर्टफोलियो वगैरह पे। तो एक अच्छी न्यूज है हमारे लिए। इसके अलावा पेज फर्स्ट की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, डेट्स फाइनेंस कमीशन का जो पैनल है, फाइनेंस कमीशन या मैं कमीशन लिखा, फाइनेंस कमीशन पैनल वांट्स ऑन राइजिंग जीएसटी ड्यूज। तो फाइनेंस कमीशन के पैनल ने ये बात अब रखी है सामने। उन्होंने बोला कि सरकार जो अभी टैक्सेस या जो जीएसटी का कलेक्शन जो स्टेट के साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं, अगर वो इसी तरह से चलता रहा, उस पर इंटरेस्ट वगैरह लग के आने वाले समय यानी 2022 तक वो जो ऑन एन एवरेज गैप है वो 7 लाख करोड़ का, मतलब 5 लाख करोड़ से लेके 7 लाख करोड़ तक का वो गैप बन जाएगा, जो कि कैसे भी नहीं मतलब पॉसिबल नहीं है कि सरकार उसको कम कर पाए, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी एक एफआरबीएम एक्ट बना दिया है गया है। आई होप आपको इसके बारे में पता होगा, एफआरबीएम एक्ट, दैट्स फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003 में एक्ट आया था। इसका मतलब ये अगर सरकार कोई भी निर्वाचित होकर आती है, सरकार जब आई तो उस समय मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट था। अब सरकार की जिम्मेदारी कि उसको 80 करोड़ करे, अगली सरकार आए तो उसको 70 करे, फिर 60 करे, इससे धीरे धीरे फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल रेवेन्यू में जो गैप है वो एक दिन ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएगा, और हमारी भी जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने लग जाएगी, यानी हमारी फिस्कल डेफिसिट कम होने लग जाएगी, प्राइमरी डेफिसिट कम हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट कम हो जाएगा। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है इस तरह से अपना बजट को मैनेज करे। लेकिन ऐसा ना हो कि 100 करोड़ पे आए थे और जाते समय आप 150 करोड़ पे छोड़ के जा रहे हो, तो अगली आने वाली सरकार पे ज्यादा प्रेशर आएगा। तो एक एफआरबीएम एक्ट लाया गया था, उसके ऊपर हर एक सरकार से सवाल किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा कि आप इस पे कैसा काम कर रहे हैं। तो फाइनेंस कमीशन ने इसी एक्ट के संज्ञान में इनसे सवाल किया है सेंटर से
कि जो है ये तो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आई डोंट नो हाउ यू विल सर्व दिस थिंग, बट दैट इज नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एंड फॉर द इंडियन स्टेट्स। अच्छी उसके लिए खबर नहीं फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। हमारे जो फाइनेंस कमीशन है वो एक्चुअली इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 280 के तहत में इसको अपॉइंट किया जाता है। अभी 15th फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। वो अपनी कुछ गाइडलाइंस देते हैं। अच्छा, फाइनेंस कमीशन का बेसिक सा जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो रेवेन्यू है और जो टैक्सेस है उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करना। सबसे पहले स्टेट से टैक्स लेना, सेंटर तक है। उसके बाद में सेंटर सभी स्टेट्स को टैक्स डिवाइड करेगा एज पर देयर एरिया, एज पर देयर पॉपुलेशन, एज पर देयर डिमांड। उस हिसाब से वो डिवाइड करेगा। तो रेवेन्यू और टैक्स का कलेक्शन करना, सेंटर तक पहुंचाना, सेंटर उसके बाद डिवीजन करेगा। ये बेसिक रूल, एक बेसिक सा काम होता है फाइनेंस कमीशन का, ऐसा समझ सकते हैं आप। आर्टिकल 280 के हिसाब से ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है सेंटर के साथ। तो सेंटर के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो सॉरी कैबिनेट सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं फाइनेंस में, जो को देख रेख करते हैं, उनके साथ में अपॉइंट करता है। नाउ इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, व्हाई सेंटर, व्हाई नॉट यूनियन? सी स्टूडेंट्स, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। बहुत बड़ा इसमें फर्क है। इफ आई विल से यूनियन, यूनियन श्योरली कंपोजिट ऑफ स्टेट, सेंटर एंड यूनियन टेरिटरी। इसमें राज्य भी हैं, केंद्र की सरकार भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी। द कलेक्शन ऑफ ऑल थ्री called as the union. But when I say center, it means only the party, the ruling party at that time of the country. It can be NDA, it can be UPA, whatsoever, वो ruling party ही सेंटर कहलाती है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है सिर्फ सेंटर के कहने पे। व्हाई प्रेसिडेंट इज नॉट कॉलिंग द स्टेट सेक्रेटरीज के, जो फाइनेंस सेक्रेटरीज होते हैं उनको बुलाना चाहिए। सभी 29 के 29 स्टेट के उनको बुलाए, यूटीज के सबको बुलाए, फिर उनसे सलाह मशवरा करे। उसके बाद में जो है अपना जो भी उनको बिल वगैरह पास करना उनको करे, जितनी यूटी हो सबको उस तरह से करे। लेकिन ऐसे ना करते हुए सेंटर के साथ करता है, इसलिए बाद में प्रॉब्लम आती ही आती है। सो इफ आई समडे इफ आई राइट एन आर्टिकल ऑन दिस थिंग, इस आर्टिकल में अगर ऐसे लिखूंगा तो मैं इंफॉर्मेशन इसको जरूर रखूंगा कि देयर मस्ट बी ए यूनियन सिलेक्शन, नॉट ओनली द सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर। इफ सच सिलेक्शन विल बी डन लेटर ऑन आल्सो, इट मे बिकम द बायस्ड वन, एज वी आर एबल टू वॉच इट इन दिस राम राज्य में। अब जो चल रही है, दूसरा राम राज्य चल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे फिर वही प्रॉब्लम स्टेट के सामने आएगी। उनको उनका जीएसटी का कलेक्शन ही नहीं मिलेगा। सेंटर ने अब स्टेट को बोल दिया आप खुद लोन ले लो, अपने बेसिस पर लोन ले लो, सेंटर की उसमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स लाइक ह्यूज ट्रबल फॉर टैक्सेबल डेमोक्रेसी। ओके, तो ये पेज नंबर 1 का आर्टिकल है। इसमें ये दूसरा आर्टिकल जो है ये आपका 6 पेज का है। 6 पेज जो द हिंदू का है, दैट इज ऑफ एडिटोरियल का आर्टिकल है ये। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। मार्केट डेडिकेट्स एंड ब्लो अगेंस्ट इक्वालिटी। तो अगेंस्ट इक्वालिटी के बारे में बात की जा रही है। जो राइटर है उसमें ये बोल रहे हैं कि जितने भी डिसेबल्ड लोग होते हैं, जो अपनी बेसिक एक्टिविटीज के लिए किसी ना किसी इक्विपमेंट के ऊपर में निर्भर करते हैं, जैसे कि व्हील चेयर के ऊपर में हो गया, ट्राईसाइकिल है, ब्राइल पेपर हो गया, ब्राइल वॉचेस। ब्राइल पेपर यानी इनको छूकर पढ़ाई की जाती है, ब्राइल वॉचेस जिनको देखकर मतलब छूकर टाइम बताया जाता है। इस तरह की चीजें जो कि बहुत बेसिक चीजें, उनके ऊपर में जो वो रिलाय करते हैं, उनको वो चीज खरीदते टाइम भी टैक्स देना पड़ता है। तो इजंट इट इनइक्वल, अगेंस्ट इक्वालिटी? आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है उसके अगेंस्ट में नहीं है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट को ये ब्रीच नहीं कर रहा, हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं है। सो इट कैन बी सीन कि कई बार जो फाइनेंस मैटर्स होते हैं वो इक्वालिटी को ब्रीच करते हैं। Earlier also we have seen that on the sanitary pad that has been used by women, and earlier GST was 28%, then they declined it for 18, then 5%. Now it's without GST. In some areas it's distributed as without GST, some areas it is distributed as the 5% GST. तो ऐसे जो कुछ चीजें जो कि बहुत ज्यादा असेंस है और दैट इज फॉर द बेसिक नीड्स का पार्ट होते हैं, उस पर क्या सेंटर जीएसटी लेनी चाहिए। और ऐसी चीजें अगर आप क्या नाम है बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो आप उसमें इक्वालिटी इक्विटी दोनों की बात करते हैं। इसीलिए कहीं पे भी आज के टाइम पे कोई नया बस स्टैंड बनता है तो उसके दोनों ही तरफ आप देखोगे व्हील चेयर लाने के लिए एक प्रॉपर स्लोप बना होता है, ताकि वो जो है बस में अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है वो इजीली कर पाए। इसीलिए आप देखोगे जो बसेज होती हैं उसमें धीरे धीरे जो अब आजकल दिल्ली में डीटीसी चल रही है उसमें स्टेप्स नहीं होते हैं, आप डायरेक्ट इनटू द फ्ली कर सकते हो, उसमें स्टेप लेने चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो
अब अगर आप इस तरह की जीएसटी लगाओगे इनके ऊपर में, तो ये तो अगेंस्ट हो जाएगा इक्वालिटी के। एक पर्सन को अपनी बेसिक चीज, बिल्कुल छोटी सी बिल्कुल बेसिक चीज, उसके लिए व्हील चेयर है, उसके बिना उसका काम ही नहीं चलेगा। If you are asking tax on that, that is not that is against the equality, as writer is saying. So center have to see that there must not be any GST. Parliament have to take this thing into the cognizance and try to see there must not be any GST on such things which are very much of the, what I will say, direct related to our parameter of equality. तो उसमें GST को कहीं ना कहीं जो हमें माफ करना चाहिए। In case सेंटर और क्या कर सकता है, नहीं पार्लियामेंट और क्या कर सकते हैं, दे मस्ट क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज, दोज इंडस्ट्री एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, जो ऐसे प्रोडक्ट्स को बना रही है, उनकी कैटेगराइजेशन की क्लासिफिकेशन ही अलग कर दें, ताकि उनको सब्सिडाइज तरीके से लो कॉस्टिंग के ऊपर में प्रोडक्ट बनाने की परमिशन दी जाए, ताकि लो कॉस्टिंग पे प्रोडक्ट बनेगा तो वो कम प्राइस पे भी बिकेगा। अब आप एक बात सोच के चलिए, एक पर्सन है जिसको अपनी व्हील चेयर लेनी है, और व्हील चेयर की मान लीजिए कीमत जो है 4,000 रुपये है, जस्ट एग्जाम्पल, उसकी कीमत इतनी 4,000, उसमें सारे जितने भी टेक्निकल जो होने चाहिए वो सभी है अवेलेबल, वो खुद बटन दबाने से आगे पीछे चली जाती है, राइट लेफ्ट घूम जाती है, वो सब उसमें है, व्हील चेयर को आगे पीछे भी कर सकते हैं, वो सारी फैसिलिटीज उसमें मौजूद है। अब अगर उस व्हील चेयर को बनाने में 4,000 रुपये लगे और पर्सन उस व्हील चेयर को खरीद रहा है, उसमें टैक्स वगैरह लगा के 4500 रुपये की, 5,000 की पड़ रही है उसको व्हील चेयर, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उस व्हील चेयर को 4,000, पहले तो कम से कम टैक्स, अगर उसको जो फीस है, सॉरी उसकी जो इनपुट कॉस्ट है उसको सरकार कम कर दे, सब्सिडाइज कर दे, जैसे किसानों के लिए किया जाता है, सब्सिडाइज किया जाता है, या कई सारी और इंडस्ट्रीज है उसके लिए सब्सिडाइज किया, तो सरकार क्या उसको सब्सिडाइज नहीं कर सकती, ताकि तो उसकी कॉस्टिंग कम आए। मान लीजिए 4,000 की जगह से 3,000 में बनी, सभी उसमें फैसिलिटीज अवेलेबल है, एक पर्सन जो व्हील चेयर बाउंड है उसको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, सब कुछ उसके अंदर में अवेलेबल है, प्लस में उसको जीएसटी भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये हुआ इक्वालिटी का एक अच्छा एग्जांपल। अगर आप उसमें भी जीएसटी लगाएंगे और सब साथ में उसमें किसी तरह का उसमें कॉस्ट फ्री जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नहीं दिया जाता, दैट विल बी बर्डन ऑन द पर्सन दोज आर यूजिंग सच काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स, उनके लिए ये बर्डन हो जाएगा, एंड दैट इज अगेंस्ट आवर फंडामेंटल राइट्स के, हमारे अगेंस्ट है इक्वालिटी की अगर बात करें तो। फर्दर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये पेज नंबर 10 के ऊपर में, ठीक है, हमारा जो है एक्टिव डेमोक्रेसी को लेके बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। इसके ऊपर में क्वेश्चन अगर आपको एनालाइज करने के लिए भी आ सकता है, मतलब लिखने के लिए भी आ सकता है, यूपीएससी का अगर मेंस दे रहे हैं आप, करंट अफेयर का अगर कोई पार्ट आपका है उसमें भी आ सकता है क्वेश्चन, और इसके रिगार्डिंग कई सारे सवाल भी बन सकते हैं। ये क्या है, जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने एक बिल पास किया कि राइट टू रिकॉल का, राइट टू रिकॉल पंचायत मेंबरशिप में, यानी कि वो पंचायत मेंबरशिप में चुनकर आता है और 5 साल के कार्यकाल में रहता है, और 2.5 साल तक वो जो भी काम करता है 2.5 साल के बाद में उसको याद दिलाया जा सकता है आपने क्या क्या काम नहीं किए, और लोग अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके अगेंस्ट में वोट कर सकते हैं, जो पंचायत में मेंबर सेलेक्ट हो गया है तो उसको बदलने की बात की जा सकती है। तो ये बिल अभी पास होने की बात की जा रही है, हरियाणा में पास नहीं हुआ है, लेकिन बट अगेन दे रहा है, दुरुस्त है, सो लेटर इज बेटर देन नेवर, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बिल आ रहा है। ये एक्टिव डेमोक्रेसी का बहुत बेस्ट एग्जांपल एक अपने आप में देखा जाएगा अगर इस तरह का बिल पास होता है। आने वाले समय में देख सकते हैं शायद ऐसा बिल स्टेट के केस में भी आए, स्टेट में जो सरकार है उससे भी हम लोग 2.5 साल के बाद सवाल कर सकते हैं, और सेंटर में भी हम कर सकते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन, राइट टू रिकॉल के थ्रू हम सवाल कर सकते हैं, हमारे किसी फंडामेंटल राइट यानी जो राइट टू एक्सप्रेशन का उसमें किसी को उसमें पार्ट बनाया जा सकता है इस तरह के बिल को। इसके अलावा एक्टिव मेंबरशिप की अगर बात करूं, इससे पहले हरियाणा सरकार ने 2 इंपॉर्टेंट चीज में वैसे ही पास कर दी, 50% सीट्स जो वुमेन के लिए रिजर्व होंगी, और आपको पंचायत में इलेक्शन लड़ने के लिए 10th पास होना जरूरी है, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ये ऑलरेडी 2 चीज हो चुकी है जो कि एक अच्छी बात है, पढ़े लिखे हमारे पास में पंचायत में अगर लोग आएंगे तो इट्स ए गुड न्यूज। अगर वुमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, हरियाणा जैसे स्टेट में जहाँ पे फीमेल 40% सबसे ज्यादा है, सो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर द होल स्टेट एंड फॉर द होल कंट्री। अगर आप हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, दैट विल बी योर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर यू पीपल। फर्दर अगर मैं बात करूं इसमें एक्टिव डेमोक्रेसी की, इससे पहले एक्टिव डेमोक्रेसी हमारे पास में एग्जांपल क्या क्या है, जैसे आरटीआई है, लेकिन मैं आप लोगों से एक और बात बोलना चाहूंगी, आई न्यू दिस थिंग कि मेरे भी जानकारी में और आपकी जानकारी में भी ऐसा होगा, माइट बी यू आर वन ऑफ देम, कि आपको पता ही नहीं आरटीआई कैसे लगाई जाती है, किस डिपार्टमेंट में लगाई जाती है, कौन इसका हेड होता है, सीआईसी का मतलब क्या होता है। आई ओनली फील सो, आई एम नॉट श्योर। अगर आपको नहीं पता आरटीआई कैसे लगाई जाती है, देन यू आर नॉट द एक्टिव मेंबर फॉर द डेमोक्रेसी। आप फिर ये नहीं बात कर सकते मेरी सरकार मेरे लिए काम कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि आप सरकार से मांग ही नहीं रहे हैं तो देगी कहां से सरकार। सो आरटीआई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक टूल इन आवर हैंड, बट मोस्ट ऑफ अस वी डोंट नो हाउ टू यूज दैट। And my dear friend, I would like to make you assure, to use the RTA doesn't mean that you have to be a very vigilant citizen.
ऐसा नहीं है, बहुत इलिटरेट, बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत भी नहीं है, उसकी एक छोटा सा प्रोसेस है, उसके तहत आप आरटीआई को यूज कर सकते हैं। हम वो भी यूज नहीं करते। चलिए अगला राइट टू रिकॉल हमारे पास में आने की बात हो रही है। नोटा ऑलरेडी वी हैव, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्टिव डेमोक्रेसी। आरटीआई है, राइट टू रिकॉल एंड नोटा, नन ऑफ देम अबव। हम चाहे तो सभी को रिजेक्ट कर सकते हैं जो भी हमारे सामने, चाहे स्टेट इलेक्शन या सेंट्रल इलेक्शन में है। इसके अलावा रेफरेंडम एंड सिग्नेचर कैंपेन, ये भी एक हो सकता है एज पर माय थॉट प्रोसेस। ये एक हो सकता है कि किसी भी सरकार ने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी कंप्लीट कर लिए, वो लोगों तक जाके रेफरेंडम करवाए, यानी कि उनके घरों में जाए, एमएलए एमपी के लोग घर में आए, उनसे पूछे कि आप सरकार से संतुष्ट है नहीं संतुष्ट है, क्या काम किए जाने थे, क्या क्या काम हो चुके हैं, और जो काम हो चुके हैं उसमें कितने संतुष्ट हैं, और क्या क्या काम नहीं हुए हैं, कितनी उम्मीद है, कितनी बार एमएलए मिलते हैं आपसे, एमपी मिलते हैं। इस तरह का रेफरेंडम होना चाहिए लोगों तक जाकर। अगेन आई एम सेइंग इट्स विदाउट द मीडिया ट्रायल। ऐसा नहीं है कि आज तक वाले और कल तक वाले और परसों तक वाले ये अपने न्यूज चैनल में दिखा रहे हैं और आप तक तो कोई आया ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ पेंडेमिक, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट कर दो। जैसे कि अगर आप इस कंटेस्टेंट को डांस इंडिया डांस में या बिग बॉस में या फलाने में ढिमकाने में आने वाले 3 दिन में देखना चाहते हैं, तो 12 बजे तक लाइन खुली है, इस पर एसएमएस करके भेज दीजिए। तो इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है। अगर आप सरकारी काम से खुश हैं तो आप हमें यस या नो लिख के भेज दीजिए, अगर ना खुश है तो आप हमें सजेस्ट कर दीजिए। वेबसाइट में जो क्लिक की एक वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपने एक अलग से उस जिस किसी सरकार का चुनाव हुआ है उस सरकार की पार्टी की वेबसाइट पर जाके आपने सजेशन बॉक्स में आपको जो लिखना आप लिख सकते हो, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर 50 लोग 60 लोग आपको डिसलाइक कर देते, आपने ये नहीं कि यूट्यूब का बटन ही बंद कर दिया लाइक और डिसलाइक, ऐसा नहीं होना चाहिए। थिंग्स मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। If people are against you, you have to think why they are against you. If people are with you, then that's a good news for the active democracy. तो ऐसा होना चाहिए। काम की बात भी होनी चाहिए मन की बात के अलावा। तो ये बियॉन्ड मीडिया ट्रायल होना चाहिए, यानी कि मीडिया वाले 4 लोगों को बिठा ले, 3 बीजेपी वाले, 3 यहाँ पे कांग्रेस वाले, एक क्रॉसपॉन्डेंट जो किसी की तरफ नहीं है, वो 5 लोग लड़ रहे हैं, लास्ट में कोई रिजल्ट ही नहीं निकला और हम अपने चद्दर तान के सो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इट मस्ट बी सिग्नेचर कैंपेन अगर स्टार्ट करते हैं वो भी बहुत अच्छा रहेगा हमारे एक्टिव डेमोक्रेसी के लिए। इसके अलावा एक हैप्पीनेस इंडेक्स क्रिएट करना चाहिए। अगेन दिस इज थॉट प्रोसेस ऑफ माइंड। एक हैप्पीनेस इंडेक्स क्रिएट करना चाहिए। आपको देखना चाहिए आपके वहां पे लोग खुश कितने हैं, आपके एरिया में टेरिटरी में लोग खुश कितने हैं, सिर्फ काम से खुश नहीं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं या कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और कितने लोग एम्प्लॉयड है बट अंडर एम्प्लॉयड है। इसके अलावा कितने सुसाइड्स आपके एरिया में हो चुके हैं, तो क्यों हो चुके हैं, स्टूडेंट्स ने कितने किए, फार्मर्स ने कितने किए, स्टूडेंट्स ने कितने किए, उसमें से अंडर ग्रेजुएट कितने, परसुइंग कितने थे, पोस्ट ग्रेजुएट कितने थे। ऐसे कितने सारे आपके एरिया में लोग हैं जो कि एक सेक्शन ए और बी ऑफिसर है बट स्टिल दे कमिटेड सुसाइड, देन व्हाट वाज द रीजन। इन सब चीजों पे देखना चाहिए, ये हैप्पीनेस इंडेक्स का पार्ट होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए आपके एरिया में कितने सारे स्टूडेंट्स साइकोलॉजी को ऑप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आपको वहां पे लाइब्रेरीज वगैरह देनी चाहिए ताकि आप पढ़ो। तो ये सब हैप्पीनेस इंडेक्स का पार्ट होना चाहिए। एक एरिया में 5 वाइन एंड बियर शॉप होना बहुत इजी है, लेकिन एक लाइब्रेरी होना भी नामुमकिन है, मतलब बहुत मुश्किल है, शायद ही होगी जो फ्री हो। पेड लाइब्रेरी नहीं कह रहा, पेड तो मैं खोल दूंगा, फ्री होनी चाहिए सरकार की तरफ से। ओके, तो हैप्पीनेस इंडेक्स पे भी देखना चाहिए। तो ये भी एक हमारे एक्टिव डेमोक्रेसी का पार्ट हो सकता है। देन चार्टर एक्ट होना चाहिए। चार्टर एक्ट यानी कि हर एक जो पॉलिसी सरकार बनाती है वो किसी न किसी टाइम और मनी के फ्रेम में होनी चाहिए, और वो जो भी टाइम और मनी फ्रेम है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिखा होना चाहिए कि इतने पैसे में और इतने टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम सरकार से सवाल पूछेंगे। तो ये भी एक्टिव डेमोक्रेसी का एक पार्ट हो सकता है। सो विद ऑल दिस पॉइंट यू कैन मेक एन एसे। ओके, फर्दर असम में और अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट 1961 से थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन 2015 के बाद से जब से गिनती गिननी शुरू करी है कि कितने बांग्लादेशी भारत में हैं, तब से ये डिस्प्यूट थोड़ा ज्यादा ही हर एक स्टेट में होता आ रहा है। सो इट बिकम ए चेस बोर्ड नाउअडेज इन नॉर्थ ईस्ट में, चेस बोर्ड बन गया। और आई कैन सी कि कोई भी इसमें मीडिया हाउस इसमें ज्यादा नई खबर वगैरह देता, चाहे कोई कुमार साहब हो चाहे चौधरी साहब हो, कोई इस पर ज्यादा खबर नहीं देता, तो वो देख लेना आप। तो असम और अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। इसके अलावा जो वर्ल्ड टूरिज्म अवेयरनेस डे एक ऑब्जर्व किया गया, बनाया गया 5 नवंबर को, आज से 2 दिन पहले। सो दैट वाज द दिस ब्रेन चाइल्ड ऑफ जापान का ब्रेन चाइल्ड है टू डेवलप द नेशनल एंड कम्युनिटी लेवल प्रिपरेशन, जिससे कि कम से कम लोगों की मौत हो, जो लाइव हो कम से कम जाए। कम्युनिटी लेवल जो होना चाहिए और नेशनल लेवल का प्रिपरेशन उसमें होना चाहिए, लोगों की जिंदगी कम से कम जाए। इनके हिसाब से एक इन्होंने सर्वे किया कि 2030 तक जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, जितनी बाउंड्रीज, उसमें 50 से 70% एरिया
खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सुनामी की वजह से। सुनामी आने के वैसे कुछ कारण होते हैं, जैसे कि क्या क्या कारण होते हैं। एक तो अर्थक्वेक होता है, बहुत बेसिक सा रीजन है। दूसरा टेक्टोनिक प्लेट की शिफ्टिंग भी होता है। तीसरा वेल्कोनिक इरप्शन भी होता है। और चौथा मेट्रॉइड मेट्रॉइड अचानक ही कोई बहुत बड़ा पत्थर चट्टान ऊपर से वहां से आके नीचे गिर गया सोलर सिस्टम से आके, वो भी हो सकता है। तो ये कुछ रीजन सुनामी के 4 इंपॉर्टेंट रीजन हैं जिसके वजह सुनामी आती है। और जापान में क्योंकि काफी ज्यादा आती है, तो जापान इसके बारे में अवेयरनेस पूरे वर्ल्ड में फैला रहा है, और इंडिया का भी इसका पार्ट है। इसके अलावा यूके का एक छोटा सा पार्ट जो कि नीदरलैंड्स के साथ में है, वो बस एक छोटा सा पार्ट यूके के साथ में अब लास्ट में इकोनॉमिक अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना रह गया। उसके बाद में पूरा पूरा जो यूके है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर चला जाएगा और अपना स्पेशल करेंसी रखेगा, चाहे वो पाउंड हो चाहे कुछ भी हो, उसकी करेंसी अपनी अलग होगी। ये इंडिया के लिए बुरी खबर है। क्यों बुरी खबर है? क्योंकि इससे पहले यूरोपियन यूनियन कलेक्टिव ऑफ मेनी नेशंस हुआ करती है, उसमें कुछ नेशन अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कुछ नेशन खराब परफॉर्म कर रहे थे। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उसे जो वहां के पाउंड है या यूरो है उसकी कीमत ऊपर जा रही थी, खराब परफॉर्म करने की वजह से कीमत नीचे आ रही। तो हमारे जो इंडियन रुपये के लिए हम एवरेज कीमत पे करते थे। लेकिन अगर एक डेवलप्ड कंट्री जो कि जैसे यूके एक डेवलप्ड कंट्री है, डेफिनेट सी बात है उसका करेंसी हमेशा हाई रहेगा इंडियन रुपी से। तो अगर हम पहले जो पैसे जो रुपीस पे कर रहे थे एक यूरो के लिए, मान लीजिए अगर 80 रुपए, तो हम शायद हम 90 रुपए पे करेंगे, क्योंकि अब यूके बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, सेपरेट होने वाला है। और हमारे यूके के साथ में ट्रेड डील जो है हमेशा अच्छा रहता ही है। हम कोशिश करते हैं हमारे रिलेशन से अच्छे रहें। सो दैट विल बी एनी हाउ वेरी रेट्रो न्यूज फॉर इंडिया, बट थोड़ी खराब खबर है, बट ठीक है इंटरनेशनल लेवल पे, तो दिस में आल्सो अफेक्ट इंडिया। ओके, so this was analysis of today's current affairs of 7th of November from my side. Okay, if you have any doubt in any of these news, so do ask me in the comment box, and from tomorrow itself I will try to make it on the regular basis. Thank you so much. This was Virender in front of you, and thank you for watching Samadhan ICS.